तो दिन भर की एक से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बताएंगे भारत के इस फैसले से उड़ी महाशक्तियों की नींद, हथियारों की खरीद पर उठाया सबसे बड़ा कदम भारत ने। जी हाँ, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी पर की थी मालदीव ने अपमानजनक टिप्पणी, अब सफाई देता घूम रहा है। मालदीव भारत के साथ संबंध सुधारने की कर रहा है वकालत। तो वहीं भारत की डिप्लोमेसी का इतना तगड़ा असर हुआ दोस्तों, बताएंगे। ईरान ने कब्जे वाले जहाज MSC एरीज से 5 भारतीयों को कैसे रिहा किया, तो वहीं बताएंगे। अब खालिस्तानी समर्थकों पर लगाम लगाने के लिए भारत के NS अजीत डोभाल मैदान में उतर आए हैं। सबसे पहले क्या बयान दिया दोस्तों, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ किसने ये बात कही PM मोदी जी को लेकर कि औरंगजेब को मिट्टी में दफना दिया, तू क्या चीज है नरेंद्र मोदी, बताएंगे। इस चुनावी मौसम में किस नेता ने विवादित बयान दिया है जिसके बाद मच गया बवाल, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत के इस फैसले से उड़ी महाशक्तियों की नींद, हथियारों की खरीद पर उठाया बहुत बड़ा कदम। जी हां, भारत विदेशों से और गोला बारूद की खरीद नहीं करेगा। जी हां, भारत के घरेलू रक्षा क्षेत्र में व्यापक वृद्धि और उसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है। जी हां, भारतीय सेना के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि भारतीय सेना अगले साल से विदेशों से गोला बारूद की खरीदी बंद कर देगी, क्योंकि घरेलू उद्योगों ने आवश्यकताओं की पूर्ति को देखते हुए उत्पादन क्षमताओं को बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम से दुनिया की महाशक्तियों को बड़ा झटका लगा है। भारत रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से अपनी रक्षा जरूरतों का बड़ी मात्रा में साजो सामान आयात करता है। भारतीय सेना ऐतिहासिक रूप से अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रही है, लेकिन अब भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का बीड़ा उठाया है। अधिकारी ने इकोनॉमी टाइम्स को बताया है कि भारत ने विदेशों से मंगाए जाने वाले 175 प्रकार के गोला बारूद में से 150 का विकल्प ढूंढ लिया है। द हिंदू ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में कई दौर के गोला बारूद की खरीद की है। भारत चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच सेना ने अगले 10 सालों के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप तैयार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के इस फैसले से वाकई में महाशक्तियों की नींद तो हराम होने ही वाली है, साथ ही साथ उनके अंदर बेचैनी जरूर पैदा होगी। ऐसे में इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और अपनी इंडियन आर्मीज को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर की थी मालदीव ने अपमानजनक टिप्पणी, अब सफाई देता घूम रहा है मालदीव। भारत आए विदेश मंत्री क्या बोले आपको बता दें। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत में है। उन्होंने अपने कुछ मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दी गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि उनके कुछ मंत्रियों द्वारा दिया गया बयान उचित नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार का ऐसा रुख कभी नहीं हो सकता। न्यूज एजेंसी ANI के साथ एक इंटरव्यू में मालदीव के विदेश मंत्री जमीर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जिन्होंने PM मोदी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है ताकि इसे फिर से दोहराया ना जाए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल के अंत में PM नरेंद्र मोदी के बारे में मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा किए गए अपमानजनक पोस्ट को लेकर भारत और मालदीव के बीच विवाद छिड़ गया था। जी हाँ, भारत मालदीव के बीच बड़ी टेंशन के बीच मालदीव को भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय पर्यटक मालदीव की आय में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक हैं। अब ऐसे में मालदीव में भारतीय पर्यटकों की आमद में गिरावट को देखते हुए मंत्री जमीर ने भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए मालदीव सरकार की उत्सुकता को व्यक्त किया और भारतीय पर्यटकों को अपना निमंत्रण दोहराया है। तो वहीं मालदीव के साथ दोस्ती पर जयशंकर जी ने क्या कहा वो आपको बता दें। वो मेन मुद्दा है। दरअसल मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने अपने देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की। इस दौरान खास बातचीत में जयशंकर जी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों का विकास आपसी हित और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित है। जमीर के साथ अपनी बातचीत शुरू करते हुए जयशंकर जी ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है तो ये हमारे पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण में व्यक्त किया गया है। मुझे आशा है कि आज की हमारी बैठक में हम विभिन्न क्षेत्रों में हमारे दृष्टिकोणों को मजबूत कर पाएंगे। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मालदीव के राष्ट्रपति मुझे दोनों हाथ में लड्डू रखने की कोशिश कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि चीन के साथ भी उसके संबंध बने रहे और भारत के साथ भी फायदा लेते रहे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि दो नाव पर कभी भी किसी की नैया पार नहीं लगी है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, ईरान ने कब्जे वाले जहाज MSC अरीज से 5 भारतीयों को रिहा किया। भारत की डिप्लोमेसी का हुआ असर, जल्द होगी घर वापसी। जी हाँ, ईरान ने पुर्तगाल के झंडे वाले जहाज MSC एरीज के
के चालक दल के 7 सदस्यों को रिहा कर दिया है। 13 अप्रैल को इसे जब्त किया गया था। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मुक्त किए गए लोगों में 5 भारतीय समेत 1 फिलीपींस का नागरिक और 1 एस्टोनियाई नागरिक है। इस कंटेनर जहाज का इजराइल के साथ संबंध होने के कारण ईरान ने इसको जब्त किया था। पुर्तगाल ने जब्त किए गए जहाज से चालक दल के 7 सदस्यों की रिहाई का स्वागत किया है। जी हाँ, पुर्तगाल ने अब बचे हुए 17 चालक दल के सदस्यों की तत्काल रिहाई की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें, सिख कट्टरपंथ को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने ब्रिटिश समकक्ष से जताई चिंता, कहा खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाए ब्रिटेन। जी हाँ, अब खालिस्तानी वाले मुद्दे पर खुद एनएसए अजीत डोभाल जी पिक्चर में उतरे हैं। जी हाँ, ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो गुरुवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। खास बात है कि इस मुलाकात के दौरान चर्चा का केंद्र बिंदु टेक्नोलॉजी और सुरक्षा पहल के इर्द गिर्द रहा। भारत और यूके दोनों आपसी संबंधों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरान अजीत डोभाल ने अपने ब्रिटिश समकक्ष के सामने ब्रिटेन में सिख कट्टरपंथ को लेकर चिंता व्यक्त की। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोभाल जी ने ब्रिटेन में बढ़ते सिख कट्टरपंथ पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ब्रिटेन सरकार को खालिस्तानी तत्वों पर लगाम लगाने की जरूरत बताई। इतना ही नहीं, खालिस्तानी से जुड़ी ये भी बड़ी खबर आ रही है, जहां हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर एक संदिग्ध ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि स्टडी परमिट का इस्तेमाल करके कनाडा में उसने एंट्री ली। जी हाँ, अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार संदिग्धों में से एक ने कई अहम खुलासे किए हैं। कनाडा के ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस संदिग्ध ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो स्टडी परमिट पर भारत से कनाडा आया था। स्टडी परमिट प्राप्त करने में उसे महज कुछ ही दिन लगे थे। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना है। ग्लोबल न्यूज के अनुसार आरोपी करण बराड़ ने 2019 में ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि उसने भारत में पंजाब के बठिंडा में एथिक वर्क्स इमिग्रेशन सर्विसेज के माध्यम से छात्र वीजा के लिए आवेदन किया था। इसके कुछ दिनों बाद ही उसे अपना स्टडी वीजा मिल गया था। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है कि संदिग्ध कनाडा कैसे आया। लेकिन ऑनलाइन पोस्ट में संकेत मिलता है कि बराड़ हत्या से 3 साल पहले एक छात्र परमिट पर कनाडा पहुंचा था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अगर केंद्र में नई सरकार बनी तो ईवीएम को नदी में फेंक देंगे। जी हाँ, आखिर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा, बता दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनएससी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव हार जाती है तो नई सरकार चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना बंद कर देगी। अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल दुनिया में कहीं और नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ इसे हम पर थोपा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर दिल्ली में नई सरकार आई तो इन मशीनों को नदी में फेंक दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने यहाँ मध्य कश्मीर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये मशीन चोरी की मशीन है। जब आप वोट देंगे तो ये सुनिश्चित करने की आवाज आई या नहीं, लाइट जली या नहीं। अगर आपको लाइट जलती हुई नहीं दिखाई दे तो वहाँ मौजूद अधिकारियों से पूछें, डरे नहीं। ये देखने के लिए वीवीपैट भी जांच ले कि आपका वोट एनसी के चुनाव चिन्ह पर पड़ा है या नहीं। ये कहना है दोस्तों फारूक अब्दुल्ला का कि अगर केंद्र में नई सरकार बनी तो ईवीएम को नदी में फेंक देंगे। ऐसे में शायद फारूक अब्दुल्ला को यह नहीं पता कि अगर केंद्र में नई सरकार आई तो वो नई सरकार भी ईवीएम की वजह से ही आएगी। हालांकि जनता जिसको चुनेगी वही सरकार आएगी, लेकिन अगर नई सरकार बनी तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम के थ्रू ही आएगी। ऐसे में फिर ईवीएम पर डाउट कैसा, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, कहा देश में तब्दीली आई है। और पूरी बात बता दें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आजाद ने कल जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि बदलाव के लिए वोट करें। गुलाम नबी ने कहा कि देश में तब्दीली आई है और यहाँ भी आनी चाहिए। गुलाम नबी ने अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। अब इस सीट पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला है, जहां 25 मई को मतदान होगा। तो वहीं बता दें, लोकसभा चुनाव में दखल देने की कोशिश कर रहा यूएस अमेरिका ने उगला भारत के खिलाफ जहर, तो रशिया ने दिखाया उसको आईना। जी हाँ, भारत रशिया के संबंध किसी से छिपा नहीं है। रूस हमेशा ही एक नहीं बल्कि अनेक, या यूं कहने की हमेशा हर एक मुद्दे पर भारत का समर्थन करता आया है। इस बीच रशिया ने एक बार फिर भारत की दोस्ती को अहमियत दी और अमेरिका को फटकार लगाई। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के संघीय आयोग की एक रिपोर्ट की निंदा की। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई थी।
कि रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की रिपोर्ट पर भड़ास निकाली और कहा कि अमेरिका का लक्ष्य भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 को अस्थिर करना है। रूसी सरकार के स्वामित्व वाले समाचार नेटवर्क RT न्यूज ने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने यह टिप्पणी की। तो वहीं बता दें, भारत में घटने लगी हिंदुओं की संख्या, बढ़ी मुस्लिम आबादी, पाकिस्तान में और बुरा हाल। बता दें, भारत में बहुसंख्यक समुदायों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक वर्किंग पेपर में ऐसा दावा किया है। पेपर के अनुसार भारत में हिंदू आबादी घटी है, वहीं पारसियों और जैनियों को छोड़कर भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी में वृद्धि देखी गई है। तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में बहुसंख्यकों की संख्या में वृद्धि हुई है, बाकी समुदायों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। जी हां दोस्तों, 2022 की सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की रिपोर्ट के अनुसार देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के 22,10,566 लोग रहते हैं। ये पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.18% है। पाकिस्तान की कुल पंजीकृत आबादी 18,68,90,601 है। पंजीकृत लोगों की संख्या में से 18,25,92,000 मुस्लिम है। राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की कुल आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यक 5% से भी कम है, जिसमें हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। लेकिन वहीं भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में भारी गिरावट आई है, यानी कि भारत का बहुसंख्यक ही कम होता जा रहा है और पाकिस्तान में बहुसंख्यक और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और भारत में मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.9% हो गई है। ईसाई आबादी की हिस्सेदारी 2.24 से बढ़कर 2.36 हुई है। सिख समुदाय की आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई है। यानी कि भारत में घटने लगी है हिंदुओं की संख्या और अल्पसंख्यक में खास करके मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? और इस रिपोर्ट के बाद इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या लगता है क्या हो सकते हैं वो सबसे बड़े कारण कि भारत देश में ऐसा हो रहा है जहां पर बहुसंख्यक अल्प बनता जा रहा है और अल्प बहु। तो वहीं बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा है कि कांग्रेस के दशकों के शासन ने हमारे साथ यही किया है। कांग्रेस के भरोसे छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए कोई देश ही नहीं बचेगा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी आबादी की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि कांग्रेस तो भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा कहते हैं कि देश में मुस्लिम आबादी से कई जगहों की बसावट तक बदल रही है। अब ऐसे में एक भारतीय होने के नाते आपकी राय हम जानना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो वहीं आपको बता दें, सऊदी अरबिया में योग हुआ हलाल। मालदीव, मलेशिया, पाकिस्तान को भी है आपत्ति। जी हाँ, मालदीव, मलेशिया, पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों के मौलाना और संगठनों ने योग को हमेशा धर्म के चश्मे से देखा, लेकिन सऊदी अरब ने इसे खेल के रूप में मान्यता दे दी। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब की तारीफ की। जनवरी में ही मक्का और मदीना में योग चैंपियनशिप भी कराई गई थी, जिसमें लड़के और लड़कियों ने योग में हिस्सा लिया था। अब रियाद से लेकर मक्का में सभी पवित्र जगह पर योग का आयोजन किया जा रहा है। सऊदी अरब लगातार योग शिक्षा के जरिए लोगों में योग का प्रचार कर रहा है। महिलाएं हो या पुरुष सभी योग सीख रहे हैं। मक्का में आयोजित चैंपियनशिप में 54 लड़कियां और 10 लड़के शामिल हुए थे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके लिए सऊदी अरब की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के अमीर ने उनसे टिप्स पूछे थे। पीएम मोदी ने बताया कि लंच या डिनर पर सऊदी के अमीर उनसे योग के बारे में पूछते हैं। ये सऊदी के लोग बताते हैं कि उनकी पत्नियां भारत में एक बार जरूर जाती हैं और योग सीखती हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी भारत आते हैं। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश वायुसेना का ट्रेनिंग प्लेन क्रैश, एक पायलट की हुई मौत। जी हां, बांग्लादेश के चटगांव में बृहस्पतिवार को वायुसेना का एक लड़ाकू ट्रेनिंग प्लेन नदी के ऊपर क्रैश हो गया। पैराशूट के सहारे बाहर निकले 2 पायलटों को बचा लिया गया, लेकिन इनमें से एक की मौत हो गई। सरकारी मीडिया के अनुसार इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के बयान में कहा गया है कि चटगांव के पतेंगा में बांग्लादेश वायुसेना का एक याक 130 प्रशिक्षु लड़ाकू विमान तकनीकी विफलता के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वहीं बता दें, सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन सकता है वेनेजुएला। रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। जी हां, आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला ऐसा पहला देश हो सकता है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं, क्योंकि जलवायु वैज्ञानिकों ने इसके लिए अंतिम ग्लेशियर को बर्फ के मैदान में बदल दिया है। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव एक वैज्ञानिक वकालत संगठन ने एक्स पर कहा कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र का एकमात्र शेष ग्लेशियर हम्बोल्ट या ला कोरोना एंडीज में ग्लेशियर
ग्लेशियर के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक बहुत छोटा हो गया था। पिछली शताब्दी में वेनेजुएला ने कम से कम 6 अन्य ग्लेशियर खो दिए हैं। तो वहीं बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ विद्रोह था। 9 मई का दंगा, पीएम शहबाज शरीफ का इमरान खान पर बड़ा दावा। पाकिस्तान में पिछले साल 9 मई को पूरे देश में दंगे देखे गए थे। इस घटना को 1 साल हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को इस घटना को पाकिस्तानी सेना और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ विद्रोह करार दिया। 9 मई के दंगों से जुड़ी एक विशेष कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि यह घटना न केवल देश के खिलाफ विद्रोह का प्रयास था, बल्कि सशस्त्र बलों और सेना प्रमुख जनरल मुनीर के खिलाफ भी विद्रोह था। तो वहीं बता दें, मैं माफी नहीं मांगूंगा, सेना के आगे झुकने से इमरान खान ने किया इनकार। बढ़ सकती है इनकी और मुश्किलें। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मई के दंगों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि वो 2014 में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द्वारा किए गए धरने की जांच का सामना करने के लिए तैयार है। वो आदियाला जेल में 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में अदालती कार्यवाही के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे एक दिन पहले सैन्य शासन ने उनकी पार्टी से तब तक बातचीत करने से इनकार कर दिया था जब तक इमरान खान इन दंगों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। तो वहीं बता दें, छत्तीसगढ़ में 6 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। इनके सिर पर था कुल 36 लाख रुपए का इनाम। जी हां, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में गुरुवार को 2 महिलाओं समेत 6 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों पर कुल 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने पुलिस के पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर हिंसा छोड़ने एवं समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस दल हमले समेत कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। तो वहीं बता दें, ईरान और चीन ने भारत के पड़ोस में खोजा खुफिया समुद्री रास्ता। अमेरिकी प्रतिबंध हुए फेल। इजराइल से भी ले रहा मोर्चा। जी हां, वैश्विक व्यापार को संचालित करने में जल क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग के जरिए लगभग 90% परिवहन होता है। दुनिया भर में फैले समुद्री मार्गों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किया जाता है, लेकिन अब चीन ने खुफिया रास्ते ढूंढकर दुनिया के सामने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। ईरान वर्तमान में वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली शिफ्ट करने से नहीं जुड़ा है और तेहरान के साथ किसी भी देश की ओर से कोई भी लेन देन करना आसान नहीं है। परमाणु हथियारों के निर्माण की कोशिशों के आरोपों के चलते करीब 1 दशक पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे, जिसने इसकी पूरी वित्तीय प्रणाली को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तो वहीं चाइना अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए बेहद गुपचुप तरीके से समुद्र के जरिए ईरान से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहा है। तो वहीं बता दें, शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत का विवादित बयान, कहा औरंगजेब को मिट्टी में दफना दिया गया, तू क्या चीज है नरेंद्र मोदी। जी हां, शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय रावत ने एक बार फिर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधा है। संजय रावत ने औरंगजेब से पीएम मोदी की तुलना करते हुए कहा कि औरंगजेब का जन्म नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ था। कुछ महीने पहले भी उन्होंने पीएम मोदी पर ऐसा ही निशाना साधा था और उनकी तुलना औरंगजेब से की थी। संजय रावत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इसीलिए महाराष्ट्र का एक इतिहास है, और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, इतिहास देख लीजिए, इसीलिए वो गुजरात की मिट्टी औरंगजेब की है और उस मिट्टी के ये 2 व्यापारी हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का जन्म नरेंद्र मोदी के गांव में हुआ है। आप देखिए इतिहास, अहमदाबाद के बगल में दाहोद नाम का गांव है जहां औरंगजेब का जन्म हुआ था। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ, इसीलिए वो हमारे साथ औरंगजेब की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि एक औरंगजेब को हमने इस महाराष्ट्र की धरती में गाड़ा है। रावत ने कहा कि 27 साल तक औरंगजेब महाराष्ट्र को जीतने के लिए महाराष्ट्र की धरती पर लड़ रहा था। अंत में हमने उस औरंगजेब को महाराष्ट्र की धरती में गाड़ कर उसकी कब्र खोद दी। नरेंद्र मोदी कौन है? जी हाँ, ये मराठाओं का इतिहास है, ये मराठी का इतिहास है। आप अगर हमारे अंग पर आए तो हम जल उठेंगे, हम सब महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सटीक बोल थे संजय रावत के। अब ऐसे में पीएम मोदी जी पर इतना जहरीला और भड़काऊ बयान देना क्या संजय रावत को शोभा देता है? जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग कमेंट में लिखकर आपकी क्या राय और जवाब होगी संजय रावत को। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी वो पीएम मोदी जी की तुलना औरंगजेब से कर चुके हैं। तो वहीं बता दें, फडणवीस का दावा, कहा उद्धव ठाकरे मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जी हाँ, अपने पूर्व सहयोगी की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक दिन पहले एक चुनावी रैली में ठाकरे ने फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिल्ली का इशारा मिलने पर बोलने वाले व्यक्ति बताया। तो वहीं बता दें, अमित शाह के बाद नड्डा ने लखनऊ में बनाई अवध क्षेत्र की रणनीति, विधायकों को सौंपी जिम्मेदारियां। जी हां, भाजपा ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का जिम्मा विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को सौंपा है। हर विधायक को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मतदान होने तक अपना क्षेत्र ना छोड़ें, जीत का अंतर बढ़ाने के लिए जोर लगाएं। पार्टी की बूथ इकाइयां और पन्ना प्रमुखों की टोलियां मतदान से पहले 2 से 3 बार हर घर की कुंडी खटखटाएं, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को पूरी ताकत लगाएं। तो वहीं आपको बता दें, सैम पित्रोदा का बचाव करते हुए अधीर रंजन चौधरी खुद फंस गए। नस्लीय टिप्पणी को लेकर शुरू हुई आलोचना। जी हां, कांग्रेसी नेताओं की विवादित बयानबाजी एक बार फिर सुर्खियों में है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नस्लीय चर्चा करके एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सैम पित्रोदा की हालिया टिप्पणियों के बचाव के बाद वो खुद बयानबाजी में फंस गए। उन पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना करके कांग्रेस को घेरा है। बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने पित्रोदा के जवाब में कहा कि हमारे देश में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई नेग्रिटो वर्ग मंगोलॉयड वर्ग हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भारत की आबादी की विविधता पर प्रकाश डाला और भौगोलिक कारकों के कारण उपस्थिति में भिन्नता पर जोर दिया। इस टिप्पणी के बाद उन पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया और आलोचना भी शुरू हो गई। तो वहीं बता दें, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, 15 अगस्त को शुरू करेंगे हम ये काम। देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। इस बीच कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने देश के युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भारत सरकार 15 अगस्त तक विभिन्न सरकारी विभागों में 30 लाख रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भी लोगों को सावधान रहने की हिदायत दे डाली। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो दोबारा पीएम नहीं बनेंगे। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान का जवाब आप क्या देंगे दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी अब दिन में भी सपने देखने लगे हैं? तो वहीं आपको बता दें, रोहन गुप्ता गौरव वल्लभ के बाद कांग्रेस का एक और प्रवक्ता टूटा। बीजेपी में राधिका खेड़ा पहुंची। जी हां, कांग्रेस से प्रवक्ताओं का पलायन जारी है। पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही राधिका खेड़ा मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। खेड़ा के साथ पार्टी की सदस्यता लेने वालों में बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता शेखर सुमन का नाम भी शामिल है। जी हाँ, तो वहीं इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, भाइयों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से। तो वहीं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।